बच्चों आज हम लोग गॉस थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले एक्चुअल जो थ्योरम है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम जो भी कह लो आप, उससे पहले हमको एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये 3 टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले एरिया वेक्टर जितना यूज़ होना है केवल उतना ही बताएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का ज़्यादा पार्ट है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। एरिया वेक्टर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है एरिया इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अभी तक एक्चुअली हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि एरिया कोई क्वांटिटी है भी, स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है, एरिया वेक्टर, मान लो कोई भी एक सरफेस है जिसका एरिया है ए, ठीक है, इसके एरिया का मैग्नीट्यूड है ए, तो एरिया वेक्टर जो होगा ये होगा इस डायरेक्शन में एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर। फिर से एक बार, अगर यहाँ का एरिया था ए 2 मीटर स्क्वायर, 2 mm स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, तो ये एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और इसका डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा एरिया या इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा। ठीक है, तो एरिया इंटू एन कैप, जहाँ पे एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में। ठीक है, कैसे होगा, अगर ये सरफेस है तो ये जो सरफेस का मान लेते हैं एरिया लेट अस से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है फॉर इंस्टेंस, तो एरिया वेक्टर इस तरह से बाहर की ओर निकलते होगा। अगर उस तरफ से देखें तो अंदर की ओर जाते हुए होगा, राइट। तो इसको कहते हैं एरिया वेक्टर। एसआई यूनिट वगैरह सब कुछ सेम है, बस इतना याद रखना है दैट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों लेते हैं, ताकि गॉस थ्योरम में जो मैथमेटिक्स है वो सही बैठे, राइट। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, बस इतना याद रखना दैट एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो है सॉलिड एंगल, तो एरिया वेक्टर को हम टिक कर लेते हैं। सॉलिड एंगल, आप लोगों ने एंगल पढ़ा होगा। एंगल होता है प्लेन एंगल जिसको हम कहते हैं। प्लेन एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, प्लेन एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क आप सबको पता है, रेडियस आप सबको पता है। सॉलिड एंगल की जब हम बात करते हैं तो अगर मैं डिफाइन करूं प्लेन एंगल में, तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ सर्कल एट द सेंटर। बहुत आराम से, ठीक है, हम वैसे तो कोई भी फिगर ले सकते हैं बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने सर्कल लिया हुआ है। तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय a circle at the center when the length of arc is equal to the radius। ठीक है, अगर हम arc equals radius रख दें तो r अपॉन r आंसर आ जाएगा 1 रेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल की जब हम बात करते हैं तो इस केस में इंस्टेड ऑफ सर्कल, एक तरह से ऐसे समझो ये 3 डायमेंशनल एंगल है। ठीक है, इमेजिन करो कि हर कॉर्नर पे यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है और रस्सी मेरे हाथ में आई है। ठीक है, ऐसे ही हर एक पॉइंट पे, सर्कमफेरेंस के हर एक पॉइंट पे एक रस्सी का पार्ट बंधा है, दूसरा पार्ट दूसरा एंड मेरे हाथ में। तो जो एक 3 डायमेंशनल फिगर बनेगा दैट विल बी सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की जब हम बात करते हैं तो अगर हम एक स्फीयर ले लें और सेंटर पे ये जो एंगल बन रहा है, अगर इसको हम कह दें कि एक यूनिट सॉलिड एंगल है, तो जो रेडियस है और जो इस पार्ट का एरिया है उन दोनों का मैग्नीट्यूड, रेडियस का स्क्वायर और एरिया का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है, अगर एंगल को हम थीटा या फाई से दिखाते हैं तो सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं, राइट। तो छोटा सा सॉलिड एंगल डी ओमेगा हो जाता है छोटा सा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, टेक्निकली इसकी कोई यूनिट नहीं आनी चाहिए, जैसे इसकी भी नहीं होती है, यूनिट होती नहीं है सही, लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, ना फंडामेंटल ना डिराइव्ड, ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा। वैसे ही इस केस में भी रेडियन की जगह पे होता है स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन, सिंपल एकदम। तो जल्दी से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग डेफिनेशन लिखोगे इस चीज़ की, दैट 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल। मैं लिखता भी जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 स्टेरेडियन
is the solid angle subtended at the center of a sphere. वहाँ पे सर्कल लेके माना था, यहाँ पे स्फीयर लेकर के हम लोग मानते हैं आंसर, ठीक है. एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर व्हेन द एरिया, ठीक है, कौन सा एरिया, जो भी सॉलिड एंगल में, मान लेते हैं ये डी ओमेगा है छोटा सा एंगल, तो ये वाला हो जाएगा डी ए, ठीक है, इसका एरिया इस वाले पार्ट का, और ये जो लेंथ है ये रेडियस है, ठीक है. व्हेन द एरिया covered is equal to the square of radius, ठीक है. बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पाना, बस इतना याद रखना है कि ये फॉर्मूला होता है क्योंकि आगे ये यूज़ होगा, और इसी में स्टेरेडियन इसकी एसआई यूनिट है. एक नंबर में बहुत ज़्यादा आपको डेफिनेशन मिलेगी, इससे ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक. तो 1 स्टेरेडियन is the solid angle subtended at the center of the sphere when the area covered by that solid angle obviously is equal to the square of radius of that sphere, ठीक है. बहुत सिंपल. तो जल्दी से पॉज करो और इसको नोट कर लो. बच्चों, जैसे एक कंप्लीट सर्कल का रेडियस r है और उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r है, तो हम कहते हैं कि टोटल एंगल एक क्लोज्ड लूप में जो होता है वो होता है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई रेडियन. वैसे ही हम लोग अगर सॉलिड एंगल की बात करें तो हमको पता है डी ओमेगा होता है डी ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर. पूरा एंगल हो जाएगा टोटल एरिया अपॉन आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्फीयर हमको पता है 4 पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस, वर्ड याद रखना, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस इज 4 पाई. इसको स्टार बना के कहीं लिख लो ताकि आगे आप लोग को याद रहे, जब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तब ये यूज़ होगा, राइट. तो पॉज करो और इसको नोट कर लो, मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ मीनवाइल. बच्चों, सॉलिड एंगल पढ़ने के बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फ्लक्स का मतलब वैसे तो होता है मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, कोई चीज़ कितना पास हो रही है. और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम लोग बात करते हैं तो देखो 2 डेफिनेशन होती हैं हर चीज़ की. जैसे रेजिस्टेंस की 10th में पढ़ी थी, एक तो होती है V/I, एक पढ़ी थी ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है. आगे फिर से आएंगे ये सारी चीज़ें. तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इसके बारे में जब हम लिखेंगे तो बहुत सिंपल है एकदम. द मेजर ऑफ number of electric lines of force passing through a surface held की जगह kept लिख सकते हो, ना भी लिखो इन लिख दो डायरेक्टली, वो भी सही है. हेल्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, राइट. तो कितनी लाइंस पास हो रही हैं, इसको जो क्वांटिटी मेज़र करे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जिस क्वांटिटी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा, जिस जगह का, वहाँ उस सरफेस से निकलने वाली या पास होने वाली लाइंस ज़्यादा, ठीक है. इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, तो क्वालिटेटिव था, क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है. दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, वैसे ये डेफिनेशन और फॉर्मूला इसका लिखते हैं जनरली. द एक्सप्रेशन, फ्लक्स को फाई ई से दिखाते हैं, फाई से फ्लक्स, ई से इलेक्ट्रिक. अगर मैग्नेटिक जो आने वाले चैप्टर उसमें आएगा तो बी लिख देंगे बस यहाँ पे, इक्वल्स ई डॉट डी ए. यहाँ पे डी ए एरिया वेक्टर है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. और ये छोटा सा फ्लक्स होगा. अगर पूरे फ्लक्स की बात करें तो एरिया इंटीग्रल,
एरिया इंटीग्रल मतलब दिस इंटीग्रेशन विल बी अलोंग द एरिया, पूरे एरिया को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप चाहो तो ये वाला पार्ट हटा भी सकते हो, ये ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, राइट, बहुत सिंपल, इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग इसकी एसआई यूनिट वगैरह देखते हैं। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। मैं यहाँ पे एक जरा डायग्राम बना देता हूँ। मान लो ये कोई एक सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से पास हो रही है, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ई लिख देते हैं। और अगर कह दें कि इसका एरिया जो है, लेट अस से इस जगह पे, यहाँ पे एक एरिया वेक्टर ले लें, तो वो इस तरफ को है। तो देखो दोनों सेम डायरेक्शन में तो है नहीं, इनके बीच का एंगल थीटा मान लें। तो ये डॉट प्रोडक्ट हमको याद है, ई ए, अगर ए बी कॉस थीटा ए को ए डॉट बी होता है तो ई डॉट डी ए हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, एंगल सेम रहेगा, ई सेम रहेगा, डी ए का इंटीग्रेशन एरिया के लॉन्ग पूरा एरिया मिल जाएगा। तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला और होता है ई ए कॉस थीटा। ये चीज़ याद रखना कि यहाँ वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में आंसर, क्योंकि डॉट है तो यहाँ पे भी स्केलर है, यहाँ भी स्केलर, सेम क्वांटिटी है, ठीक है। एसआई यूनिट की जब हम बात करते हैं तो एक एसआई यूनिट तो हम यहाँ से ही बना सकते हैं। ई की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो एक एसआई यूनिट तो हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। जल्दी से पहले इसको नोट करो, फिर इसकी और एसआई यूनिट्स और यूनिट्स लिखवा देते हैं, ओके। दूसरी यूनिट, बेसिकली दोनों ही एसआई यूनिट है। न्यूटन पर कूलम को हम चेंज कर लेते हैं, न्यूटन पर कूलम को नहीं, न्यूटन मीटर पर कूलम को चेंज कर लेते हैं। तो एक यूनिट इसकी वोल्ट मीटर भी बन जाती है। वो मेजरमेंट वाला वोल्ट मीटर नहीं है, वोल्ट इंटू मीटर है। जैसे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम है, वैसे ही वोल्ट इंटू मीटर है, ठीक है। तो चाहे आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिखो, चाहे वोल्ट मीटर लिखो, राइट। प्लीज़ ये याद रखना, ये वो वोल्ट मीटर एम मीटर वाला नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो बच्चों यहाँ तक नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो कंप्लीट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो हमने बेसिक्स पढ़ ली। अब इसके बेसिस पे हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गॉस थ्योरम, राइट। तो लेट्स कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वन।